जरा थोड़ा सा जिक्र करें। We did types of essays and discussed past papers, past paper, approach of selecting essay, how to select essay topic. जी, और हमने किया था types of essays, past papers. ठीक है। जी जाहिर है बोलेंगे बुशरा तो आवाज आएगी ना। जब टीचिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर आवाज आनी शुरू हो जाएगी। अब क्या मुसलसल बंदा बोलता रहे। ओके, ऑलराइट। सो मैंने थोड़ा सा चेंज किया था इसकी निस्बत हमारा जो प्लान है स्टडी प्लान उसकी, बिकॉज आई वांटेड टू एम्फसाइज अ फ्यू अदर थिंग्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, और उसके बाद जो टॉपिक इंटरप्रिटेशन है लास्ट टाइम मैं जरा उसके ऊपर ज्यादा मैंने एम्फसाइज किया। सो टुडे वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू नंबर 3, गो के क्लास नंबर 4 है लेकिन लेक्चर नंबर 3 जो है वो चलेगा। अब जो ऐसे राइटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो माना जाता है वो उसकी प्लानिंग है। हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो नजर आते हैं कहते हुए कि जी सर जी ऐसे लिखी है, ऐसे
दिखानी है, ये है वो है। एसेस चेक करते हैं, ये पास पड़ी हुई है एसेस, लोग दे जाते हैं चेक करने के लिए, कोई सर पैर नहीं है। आउटलाइन किधर है सर? आउटलाइन अभी बनानी है। तो तुमने ऐसे किस चीज पे लिखी है फिर? वो सर फलां टीचर कहते हैं कि आप बस वो पहले ऐसे लिख लें तो उसके बाद फिर आउटलाइन बना लीजिएगा। तो फिर यार उनको दिखाओ, फिर मुझे क्यों दिखाते हो? तो प्लानिंग नहीं है। ये जो इतनी थाउजेंड्स में जो फेलियर है, कुछ ना कुछ तो उसके रीजंस होंगी ना। ऐसे एक्चुअली प्लानिंग का ही नाम है। ऐसे दो चीजों का नाम है जो एफपीएससी एक्चुअली चेक कर रही होती है। नंबर वन, आपका प्लानिंग कैसी है। नंबर टू, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है। अब जो शख्स लिखता है, ऐसे लिखता है और उसे आखिर पूरी नहीं होती, आखिर में कंक्लूजन रह जाता है, दिस मीन्स कि उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई। ये बंदा हमारे काम का नहीं है। वो ऐसे लिख रहा है और कोई प्लान नहीं उसके पास। जब लिख लेता है तो उसके बाद उसकी आउटलाइन लिख देता है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? दिस मीन्स अब जो चीज समझने वाली है आप लोगों की, बेसिकली वो ये है कि ये कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके नोट्स रट्टा लगा के तो टीचर के एग्जाम्स जो है वो पास कर लिए, आखिर में सर्टिफिकेट मिल गया। भाई ये एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। यहां पे ये एम्प्लॉयर है आपका, और एम्प्लॉयर को सर्टेन स्किल्स चाहिए। एम्प्लॉयर को ये जानना चाहिए, वो वांट्स टू नो whether you are a good planner or not, whether you are a good time manager or not। तो ऐसे को जरा थोड़ा सा ना अपने दिमाग में इस चीज से जरा दूर करें। मुसलसल मेरा हर लेक्चर में एक ही चीज के ऊपर मेरा एम्फेसिस होता है कि टू ओपन अप योर माइंड, कि ऐसे बुनियादी तौर पे वो सिर्फ वो नहीं है कि रेडीमेड पैराग्राफ्स लिख दिए या रेडीमेड मटेरियल लिख दिया। प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हाउ डू यू प्लान टू राइट एन एसे? critical thinking, critical thinking, and that is दो तरह की थिंकिंग इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऐसे प्लानिंग जो है उसके ऊपर हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था, कोई सा एक टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब फर्स्ट स्टेप्स क्या है? आपके फर्स्ट स्टेप्स हैं कि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं। अब आपने सोचना है उसके मुख्तलिफ, एक्सप्लोर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, and then do the convergent thinking by deciding what to do। लेकिन फर्स्ट स्टेज डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग बाद में आती है। कन्वर्ज करना किसी एक पॉइंट के ऊपर। आप जैसे उसकी ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, बाहर की तरफ एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज, मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज सोचें कि इसके बारे में क्या क्या कुछ जो है वो लिखा जा सकता है इसके ऊपर। और उसके बाद कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि जब आपने मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज जब सोच ली, तो अब आप उसको डिसाइड करते हैं कि हमने किन चीजों के ऊपर फाइनली लिखना है, किन चीजों के ऊपर नहीं लिखना। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमें, जो बेसिक प्रोसेस है। आपके पास कोई भी टॉपिक आया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज एक्सप्लोर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। There are various steps for writing the essay. So I'm going to talk to you about steps of essay writing now. अब हम टॉपिक अगर सेलेक्ट हो गया है
तो हम अब स्टेप्स लेना शुरू करते हैं ऐसे राइटिंग के। योर फर्स्ट स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अप्लाई डाइवर्जेंट थिंकिंग and come up with several possible points related to the topic. आप divergent thinking, आप जो है वो जैसे मैंने ग्राफिक में दिखाया है, and come up with several possible points. Collect a pool of ideas and points and do not arrange the points at this stage. हम फर्स्ट स्टेप जो है उसको करते हैं और उसके ऊपर जो है वो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, टॉपिक चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। टॉपिक हम ले लेते हैं कोई सा भी। थोड़ा सा जरा इजी वाला टॉपिक लेना होता है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम मेथड सीख रहे हैं, ना कि इस वक्त हम एग्जामिनेशन ग्रेड का एसए का टॉपिक लेके उसके अंदर फंस जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कुछ करना है तो टॉपिक एग्जामिनेशन से ले, स्टेज से ले। चाहे आप पहला स्टेप उठा रहा है बच्चा, नहीं, इसको पहले जो है ना स्टेडियम के अंदर जो है वो दौड़ लगवाएं इसकी एक्सपर्ट एथलीट्स के साथ, उसके बाद इसको देखेंगे कि इसने चलना आया कि नहीं। तो वो फिर जाहिर है सारी जिंदगी वो चल नहीं सकता। So the topic might be uh, 2016 का एक टॉपिक था वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। So let's do apply these steps on this. So वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी, हम ये वाला टॉपिक जो है ये लेते हैं और इसके ऊपर अपनी आउटलाइन डेवलप करने की और स्टेप्स जो है ऐसे राइटिंग की स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टेप 1 क्या है कि अप्लाई डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कम अप विद सेवरल पॉसिबल पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक। कलेक्ट अ पूल ऑफ आइडियाज एंड डू नॉट अरेंज द पॉइंट्स एट दिस स्टेज। इसके साथ मैं थोड़ा सा जरा स्टेप 2 जो है उसको भी ऐड कर लूंगा इसके साथ ही, ताकि दोनों स्टेप्स इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरा स्टेप होता है टॉपिक सेगमेंटेशन। टॉपिक को सेगमेंटेशन जो है वो करें और टॉपिक मसलन ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू डिफरेंट हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स एंड देयर कोरिलेशन टू द मेन टॉपिक। Break down the topic into different headings according to the keywords and their correlation to the main topic. मसलन the issue based topics जो होते हैं they can be broken down into causes, effects and remedies. जैसे energy crisis in Pakistan अगर टॉपिक है तो ये इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है into causes, effects and remedies. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि टॉपिक सेगमेंटेशन करने लगे, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। तो इसका मतलब ये है कि एक हमारी जो हेडिंग बनेगी वो आएगी
कि व्हाट इज वाटर क्राइसिस। पहली बात तो हमें वाटर क्राइसिस को डिफाइन करना पड़ेगा ना, और उसके बाद हेडिंग 2 हमें ये करना पड़ेगा कि नेशनल यूनिटी क्या चीज है, और हेडिंग 3 इसकी हमारी बनेगी कि हाउ वाटर क्राइसिस impacts या influences, how the water crisis impacts ये हमारे मेन टॉपिक की हमने सेगमेंटेशन कैसे कि दो फैक्टर्स हैं देखें, एक फैक्टर वाटर क्राइसिस है और दूसरा फैक्टर नेशनल यूनिटी है। तो पहले हम दोनों फैक्टर्स जो हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद हाउ वाटर क्राइसिस इंपैक्ट्स नेशनल यूनिटी। क्या मतलब कि क्या कोरिलेशन है, कोरिलेशन ऑफ द टू फैक्टर्स इन द टॉपिक। समझ आ रही है इस बात की कि वाटर क्राइसिस अगर एक फैक्टर है और नेशनल यूनिटी एक फैक्टर है, तो इन दोनों का आपस में कोरिलेशन क्या है। सिर्फ 3 लोगों को समझ आ रही है इस बात की, बाकी किसी को 105 पीपल को कोई समझ नहीं आ रही इस बात की। यू मे बी फॉलोइंग निकाशा, मुझे क्या इस चीज से, यू मे बी फॉलोइंग समबडी एल्स आल्सो, आई डोंट नो। मैं जरा सारी क्लास से मुखातिब हूँ, आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो सिर्फ कानों में हेडफोन्स लगा के बस बैठे रहते हैं। मुझे ये चीज खासी इरिटेट करती है। अगर आप लोग बिजी हैं किसी कामकाज में और इस लेक्चर को आप पार्ट टाइम के तौर पे सुन रहे हैं, तो यू आर मिस्टेकन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स पूरी ऐसे जितना कोर्स है। ये प्लानिंग है, इसकी कोई रिवीजन नहीं है। बाद में कल मुझे अपने पूछना है कि सर फलां चीज क्या है, फलां चीज, नोबडी इज गोइंग टू रिवाइज रिपीट। तो अगर तो आप किसी ऑफिस में हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या किसी असाइनमेंट में कि या कोई शो देख रहे हैं मजे से, तो छोड़ दें उसको। पे अटेंशन टू दिस एंड पे अटेंशन टू दिस, बिकॉज दिस इज द क्रक्स। ये वो लेक्चर है जिसका लोग मेरे लेक्चर नंबर 3 का इंतजार करते हैं। ब्रेक डाउन करता हूं उसको ऐसे में, और एक ही लेक्चर के अंदर मैंने पूरा आपको सिखा जाना है सारे का सारा मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, सारे का सारा चीज। अगर आप मिस कर जाते हैं, बावजूद ये कि आप बैठे हुए हैं, लेकिन अभी मुझे मैसेज आना है थोड़ी देर बाद, जब मैंने सवाल पूछना है तो मुझे मैसेज आना है, और सर मेरा कनेक्शन नहीं था ठीक, या ये हो गया था या वो हो गया था। तो काइंडली पे अटेंशन टू दिस एंड पढ़ाना आसान नहीं होता कैमरे के ऊपर। हम लोग चलते हैं, मैं स्पेशली एक ऐसा टीचर हूं जो चलता है स्टूडेंट के साथ, इंटरेक्शन के साथ, उसकी एनर्जी पे। तो अगर आप लोगों ने जॉब शॉब कोई नहीं देने होते तो फिर मैं भी नहीं पढ़ा सकता। ये काफी सारे स्टूडेंट्स मेरी इस चीज से जरा थोड़ा सा चिढ़ते भी हैं, बाज़ औक़ात बड़ा सख्ती से जवाब देते हैं कि सर हमसे हर बात पे यस नो जो है वो नहीं होता। तो मुझसे भी हर बात जो है वो नहीं समझाई जाती ना पूरी तफसील से। मैं भी फिर अगर कैमरों को पढ़ाना है तो फिर कैमरों को पढ़ाऊंगा। तो इफ यू कीप इंटरेक्टिंग विद मी तो हमें भी एनर्जी मिलती रहती है। अदरवाइज मेरी भी 3rd क्लास है, 11:30 बजे से पढ़ा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ी हुई बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट करने की। तो प्लीज काम ले मुझसे, ना कि मुझे उल्टा जो है वो आप वो डाल दें बस कि ठीक है सर आपका काम पढ़ाना है, आप पढ़ाएं, हम सुन रहे हैं। सुनना आपका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है।
ठीक है, मुझे ये ना कहिएगा कि सर हम सुन रहे हैं, कोई आसान नहीं है, आप ना सुने बेशक। जी नबील अहमद, अदर हेडिंग्स विल बी सब हेडिंग्स उसके बाद। नहीं, आप राइटिंग, अदनान मेमन बेशक आप राइटिंग कर रहे हैं, मुझे इस चीज के साथ ताल्लुक नहीं, आप राइटिंग कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं। विल इंट्रो एंड कंक्लूजन नॉट बी काउंटिंग एंड इमेज हेडिंग। सादिया अभी हम पहुंचे कहां पे? अभी आउटलाइन तो नहीं लिख रहा ना मैंने तो अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट की है। So keep communicating, because once I lose attention, once I lose interest, तो फिर जाहिर है स्टूडेंट्स का नुकसान होता है उसमें। ओके, सो स्टेप्स में आपके पास जो पहली चीज आई वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमने साथ उसके एक चीज ये भी शामिल कर ली है कि हम उसकी टॉपिक सेगमेंटेशंस करेंगे और दो हेडिंग्स में उसको, उसकी जो हेडिंग्स कैसे निकलती हैं? हेडिंग्स निकलती हैं उसके कीवर्ड से। इसके कीवर्ड्स क्या है? इसका वाटर क्राइसिस है, इसका दूसरा कीवर्ड क्या है? नेशनल यूनिटी है। और वाटर क्राइसिस किस तरह से असरअंदाज होता है नेशनल यूनिटी के ऊपर, इस चीज के ऊपर हमने जो है वो बात करनी है। How water crisis impacts national, or correlation of the two factors in the topic. So हमने ये कर लिया टॉपिक सेगमेंटेशन, ये वाला पार्ट जो है ये हो गया है। Now we should do the, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं हमने पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, तो फिर पॉइंट्स जो हैं वो इसके मुताबिक, इन हेडिंग्स के मुताबिक ही हम कलेक्ट करते हैं। So what is water crisis? इसकी हम बेसिकली जो आएगा शुरू में तो हमें बताना पड़ेगा कि why the water situation in Pakistan is at the brink of a crisis। यानी देखिए ना, मुल्क के अंदर वाटर के लिए हमारे पास मिनिस्ट्री मौजूद है, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, अथॉरिटी मौजूद है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा मौजूद है। वाटर के लिए, मैनेजमेंट के लिए आपके पास इरिगेशन पूरी मिनिस्ट्री मौजूद है। तो फिर क्राइसिस कैसे हो गया भाई? अगर शॉर्टेज ही पैदा हो रही थी, अगर इसके अंदर शॉर्टेज थी, पानी का क्राइसिस अगर पैदा हो रहा था, तो ये सारे मतलब कहां सोए हुए थे? और ये डिपार्टमेंट्स का क्या काम क्या है अगर इनको क्राइसिस आता हुआ नजर नहीं आता? ये कोई वो जल्जला तो नहीं है कि अचानक आ गया है। तो नहीं, हम कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस में नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज वाटर क्राइसिस पाकिस्तान में है क्या। आप जरा समझे ना इस बात को, क्योंकि आधी दुनिया लिख गई थी इस ऐसे को, वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, इफेक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस, इम्पैक्ट और जनाब रेमेडी। ये वाटर क्राइसिस की ऐसे है ही नहीं है। कौन कहता है वाटर क्राइसिस के बारे में? ये है वाटर क्राइसिस का इंपैक्ट नेशनल यूनिटी के ऊपर। दिस इज दी, सो फोकस करें और अपने आप को, यही जिस चीज को हम हमेशा कहते हैं ना कि आपने जो है वो नहीं करना, सिर्फ इसको देख के कि वाटर क्राइसिस का नाम आ गया है तो बस दौड़ पड़ते हैं लोग और वाटर क्राइसिस के ऊपर जो है वो लग पड़ते हैं, वो नहीं। तो व्हाई द water situation is at the brink of crisis in Pakistan। और हमने बहुत ज्यादा पॉइंट्स इसके पास ऊपर नहीं बनाने, और
नहीं मारिया, ये नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये हमें इस बात को रियलिस्टिकली लेना चाहिए। इंडिया के अंदर वाटर क्राइसिस नहीं है। जो देखें, जो पॉइंट्स होते हैं ना समझने वाले, किसी भी आप, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ी है आपने, और जो वाटर क्राइसिस के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं जिक्र कर देना चाहूंगा, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जी एसए के अंदर मटेरियल कहाँ से आता है, कंटेंट क्या आता है। तो वो कंटेंट की बेसिकली होती बातें ही हैं, होते पॉइंट्स ही हैं, और उसको फिर आपने सब्सटेंशिएट जो है वो करना है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2021 में है। तो 2021 तो अगर तो गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, तो फिर तो मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप जो इन वेबसाइट्स पे और मैगजीन्स में और पुरानी जो आउटलाइंस हैं उनके अंदर जो आपको मटेरियल मिलता है वाटर क्राइसिस के बारे में, उसको आप पढ़ते रहें। एक बहुत बड़ा मसला, जैसे लेक्चर 1 में आपको दिखाया था, रेलिवेंस का, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का, कि हमारे स्टूडेंट्स आउटडेटेड नॉलेज जो है वो देते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि हमने 21 में नहीं एग्जाम देना, हमने 2018 में जाके देना है, वापस जाना है हमने 2 साल 3 साल, और वो पीछे मुड़ के वो पुरानी चीजें जो है उनके पीछे दौड़ते हैं। ये हमारी नेशनल हमारी एक आदत है, बहुत ज्यादा माजी को देखते रहना। एफपीएससी में ये अप्रोच खास तौर पे चेक की जाती है, इसके ऊपर खास तौर पे जोर दिया जाता है और चेक किया जाता है कि ये शख्स फॉरवर्ड लुकिंग है या कि बैकवर्ड लुकिंग है। किसी भी क्राइसिस के ऊपर आपकी जो अप्रोच जो है वो इस तरह से चेक की जाती है। अब ये लोग पूछते हैं ना कि एग्जामिनर चेक कैसे करता है, हमारी ये नंबर जो है ये कैसे लगते हैं, किन चीजों के ऊपर, क्या सिर्फ लैंग्वेज अच्छी है तो उस पे लगते हैं, किस चीज पे नंबर लगते हैं। तो वो मैं डिटेल से बता चुका हूं कि हाउ सीएसएस एसए इज मार्क्ड। लेकिन जो एक और चीज जिसके ऊपर एग्जामिनर इस किस्म की एसए के अंदर जो डिपेंड करता है, वो कुछ डिफरेंट चीज है। लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। आप अगर अपनी ये जो, मैं जब कहता हूं ना कि एग्जामिनर जो एसे है वो आपकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करता है, तो वो किस तरह से पता, कैसे हमें कैसे पता चलता है? आपने फर्ज किया कि रेमेडीज दी हैं, और रेमेडीज में आप कहते हैं कि टू बिल्ड न्यू डैम्स। अच्छा, एक क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर एक चीज ऐड कर लें अपने पास। एक होता है करेक्टिव मेजर। करेक्टिव मेजर, और जो करेक्टिव मेजर है, और दूसरा है प्रिवेंटिव मेजर। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की ट्रेनिंग है। करेक्टिव मेजर एंड प्रिवेंटिव मेजर, दो तरह के मेजर्स होते हैं। कोई भी जो चीज है, और खास तौर पे ये जो सिविल सर्विस की आपका जो, जैसे डीएमजी है, जैसे ये पीएएस है, या जिस तरह से पीएसपी है, और ये जो डिसीजन मेकिंग जो पोजीशंस हैं, इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ऐसे के अंदर अगर आप करेक्टिव मेजर दे रहे हैं, मसलन करेक्टिव मेजर ये है कि आप डैम्स बनाए, जी न्यू डैम्स बनाए, तो
इसको हम मानेंगे, मेरे ख्याल में ये एक पास्ट ओरिएंटेड माइंड की पैदावार है, दिमाग की पास्ट ओरिएंटेड। आपकी ओरिएंटेशन जो है वो पास्ट की है। कैसे? हमारे पास करेक्टिव ना, हमारे पास आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कही जाती है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप इस तरह के मेजर्स पेश कर रहे हैं जो करेक्टिव है कि भाई इसको, अब सिचुएशन तो खराब तो हो गई है ना, सिचुएशन खराब हो गई है, अब इसको करेक्ट करना है। तो पहली बात तो ये है कि भाई ये खराब हुई क्यों, आप इसको प्रिवेंट क्यों ना कर सके, आपने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों ना लिए। जो फ्यूचर ओरिएंटेड शख्स है वो प्रिवेंटिव मेजर लेता है। ये जरा कोरिलेशन देख लें। करेक्टिव मेजर मींस पास्ट ओरिएंटेड, प्रिवेंटिव मेजर मींस फ्यूचर ओरिएंटेड। किस तरह से? जो फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन है वो फॉरवर्ड प्लानिंग करेगा। इसको रिलेट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। हम अभी तक 2020 में अगस्त में हमारे स्टूडेंट्स अभी तक एक ही लकीर पीटते जा रहे हैं, वो जी ग्लोबल वार्मिंग, चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, the sea level, sea water level is rising, and the Earth's surface temperature and ozone depletion, और ये हो रहा है। तो there is a dire need to stop this process of industrialization and pollution, and so that the global environment could be saved. यही अप्रोच है ना। हमारे ज्यादातर लोगों को तो बस इतना ही पता है ना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में। ज्यादातर स्टूडेंट्स की ये अप्रोच है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा, आप उठाएंगे, दौड़ लगाएंगे, CSS फोरम तक जा पहुंचेंगे, आप दौड़ लगाएंगे, जाके सर्च करेंगे वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसके ऊपर कोई आर्टिकल्स 2-4 लिखी होंगी जिसकी डेट भी नहीं पढ़नी स्टूडेंट्स ने, 2016 की एक द न्यूज की आर्टिकल है, वो पढ़ के लोग छलांगे लगाते हैं, वो ऐसे के अंदर लिखनी शुरू कर देते हैं। 2017 की न्यूज के अंदर, डॉन के अंदर आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जो कोई नजर रखने वाला स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, एस्पायरेंट है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, वो ये देखेगा कि करंट सिचुएशन, चलिए माना कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, करंट सिचुएशन क्या है भाई। ये जो बातें थी ना, ये जो बच्चों वाली कि ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग और ये बच्चों वाली बातें, वो हो चुका। अब डैमेज जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज नहीं हो रहा। नाउ द एनवायरनमेंट इट हैज बीन डैमेज्ड, अब डैमेज हो चुका। अब जो डिस्कोर्स है, जो चीज जो डिस्कस हो रही है बेसिकली वर्ल्ड फोरम्स में, वो ये नहीं है कि जी ये हो रहा है, नहीं, हो चुका है, हो तो रहा है, हम मानते हैं, बट लेट्स लुक एट दैट 1/3 ऑफ द डैमेज विच हैज ऑलरेडी बीन डन। आपको कंप्लीट डोम के लिए अगर 100% चाहिए तो 35% तो ऑलरेडी हो भी चुका है। आंखें खोलें, हिमालयाज के जो ग्लेशियर्स हैं, हमारे ये जो बातू और पासू और ये सारे जो ग्लेशियर्स जिनके बारे में हम बड़ी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, ये है वो है सारा कुछ, it is very well known that about 37% of the Himalayan glaciers have already melted.
हम अभी बातें कर रहे हैं, हमारे सियासतदान तो अभी भी ये बातें कर रहे हैं ना कि ये जो ग्लेशियर नजर आ रहे हैं कहते हैं कि ये पिघलेंगे, और हुजूर जो आपको नजर आ रहा है ना वो ऑलरेडी पिघल चुका है, ये तो आपको थोड़े से अब नजर आ रहे हैं, और अगले साल तक शायद ये भी नहीं नजर आएंगे, और उससे अगले साल तक शायद ये भी नजर नहीं आएंगे। जाएं जाके पिक्चर्स देखें, जाएं जाके सैटेलाइट्स की पिक्चर्स सारा कुछ कंपेयर करें, हो चुका है। आप कब आंखें खोलेंगे? सीएसएस का स्टूडेंट ये नहीं कहता कि जी होने वाला है। नो, द ग्लोबल डैमेज, एनवायरमेंटल डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। अब मैं सिर्फ वाटर क्राइसिस की ऐसे की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल क्लाइमेट के ऊपर ऐसे के अंदर जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सिर्फ एक ऐसे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्लाइमेट ऐसे आ गई है तो उसके अंदर आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। दिस इज एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो आपको वेरियस एसेस के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर काम आ सकते हैं। जो पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीजें ये होती हैं। हिमालयस के ग्लेशियर्स जो हैं एज ऑफ अगस्त 2020 37.2% have already melted, already melted। ये आपके पास दुनिया का 10.2% फ्रेश वाटर रिजर्वायर था पूरी दुनिया का। आपके पास आइस कहां पे है? एंटार्क्टिका में, आर्कटिक में, आइसलैंड में, कनाडा के ऊपर, और ये सारा, और ये आइस थी जो हमारे पास हिमालयस में थी। क्योंकि हाईएस्ट माउंटेन्स है सो यहां पे आइस जो थी वो बहुत ज्यादा थी। ये दुनिया की 10% ऑफ दी फ्रेश वाटर रिजर्वायर्स थे, जिसमें से 1/3 इज ऑलरेडी गॉन। कहां गया? पाकिस्तान में क्या हमें इस चीज का कोई पता है? क्या हमने कोई इसकी प्लानिंग की? पानी आया ना, वो जो पिघले वो पानी कहां जाना था? वो पानी इसी इंडस में आना था ना, वो पानी इसी चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, इसी में आना था ना, झेलम में, रावी में। चलो ठीक है, इंडिया ने उसको वो तो ब्लॉक किया हुआ था, और उसने सतलज में जाना था, गंगा में जाना था, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र जो है उसमें जाना था। चाइना वाली साइड पे उसने यांगजी जो रिवर था उसके अंदर जो जाना था। पानी पिघल के इधर ही जाना है ना सारी जगहों पे। हमने उससे क्या फायदा उठाया उस सारी मेल्टिंग से? जब हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे थे तो हम मजे मजे से हाथ बांध के देख रहे थे, वो देखें जी ग्लेशियर, ग्लेशियर पहले यहाँ पे होता था, और इस साल जब हम आए हैं, पिछले साल जब हम गए थे नॉर्थन एरियाज में, तो यार यहाँ पे ग्लेशियर था और यहाँ पे स्नो थी, तो अब तो वो चले गए हुए ऊपर, 15-20 फुट ऊपर चले गए हुए। सर अगले साल आप आएंगे ना तो ये और चोटियों पे ऊपर पहुंच गए होंगे। पानी कहाँ गया यार सारा? किसी के पास कोई जवाब नहीं। उड़ गया जी, हवा बन के उड़ गया। हवा बन के तो नहीं उड़ता, आपके इसी इंडस में से गुजरा, आपके इसी झेलम चिनाब में से गुजरा, और आपके पास डैम्स नहीं थे, और इसी इंडस में से होके वो अरेबियन सी में चला गया। आपके सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू आपकी एग्जिस्टेंस नहीं है कि आपका पानी खत्म हो रहा है। आपका मसला सबसे बड़ा ये है कि इसके आर्मी चीफ के कितने दिन रह गए हैं इस जॉब के अंदर। आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस जज ने ये पैसा जो 4 करोड़ बनाया है ये कैसे बनाया है। आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हुदैबिया पेपर मिल कहां से आई थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो शुगर मिल, जो शुगर गायब हो गई या व्हीट गायब हो गई, ये क्या किधर गया सारा कुछ? सबसे बड़े मसला, हमारा मसला पानी तो नहीं है। पानी नहीं होगा हम क्या करेंगे? अल्लाह अकबर करेंगे बस, और क्या है। बट सारी दुनिया हमारी तरह नहीं है। इंडिया वॉज अवेक एंड इट न्यू एंड इट साइंटिस्ट्स वर कैलकुलेटिंग, दे न्यू व्हाट इज गोइंग ऑन। कश्मीर में जब पिछले 8 साल, 9 साल, 10 साल के अंदर 19 न्यू डैम्स बनाए गए, तो हम लोग भी हंसते थे, बाकी लोग भी हंसते थे कि यार पानी किधर है इतना। तुम लोगों ने वो जो डैम बनाया है
चनाब के ऊपर जो बगलीहार डैम जो है, तो उसकी इतनी हाइट है, इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट किया आपने, और उसकी इतनी हाइट, अब इतना पानी स्टोर, पानी आएगा कहां से जहां आप स्टोर करेंगे आप इसको? वेयर विल द वाटर कम फ्रॉम? हमें यही लगता था, बट नॉट द इंडियन साइंटिस्ट्स। डाउनस्ट्रीम गंजेस पे, जमुना पे, ब्रह्मपुत्र पे, India kept on building dams. It built as many as 43 new dams during the last 20 years. और ऑपोजिशन उसके अंदर जाके, पार्लियामेंट के अंदर तस्वीरें दिखा के, वीडियोस दिखा के हंसा करते थे कि देखिए मौजूदा गवर्नमेंट किस तरह से करोड़ों अरबों रुपया, इंडियन रुपीस जाया कर रही है, ऐसी जगह पे डैम बना रहे हैं जो पीछे को सारा सहरा है जहां पे, एंड दे यूज्ड टू शो दोस पिक्चर्स। इंडिया kept on building dams and they did not stop. आज उन डैम्स में पानी ठाठे मारते भरे हुए, वो डैम्स कहां से आया वो पानी? वो जो हिमालयन ग्लेशियर्स जिन्होंने पिघलना था, चाइना वाज रेडी, इवन चाइना वाज रेडी। चाइना के 5 साल 7 साल पहले के मैप्स देखें तो उसके अंदर उसका सिंकियांग का जो सूबा है वो सारा डेजर्ट है, वो उसके अंदर ग्रीनरी नजर नहीं आती। आज देखें उसके अंदर ग्रीनरी की लाइंस नजर आती हैं। India, China was ready for that. All the countries were ready for that, except for Pakistan. And India stored that water. अब it has, वो पहाड़ों से आए, पिघल के आए। India used that opportunity. जो थ्रेट थी ना, हमारे नजदीक ग्लेशियर्स का पिघलना थ्रेट है, इंडिया ने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया। लेट्स सॉल्व आवर वाटर प्रॉब्लम। कितना इंडिया के अंदर जो है वो वाटर की प्रॉब्लम है, कितने रीजन्स हैं, एरियाज हैं जहां पे वाटर की प्रॉब्लम, और कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं उसका। इट केप्ट ऑन बिल्डिंग डैम्स एंड देन इट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और वो डैम्स भरे गए और वो भरे जा रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघलते हैं टू द एडवांटेज ऑफ इंडिया, टू द डिसएडवांटेज ऑफ पाकिस्तान। मेरे पॉइंट की समझ आ रही है अब आपको? अब थ्रेट किसके लिए बना? ग्लोबल वार्मिंग। जो 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 एक्चुअल थ्रेट है वो किसके लिए बना? वो उन कौम के लिए बना कि जो सोई हुई है, जिसने अपने नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया हुआ है। मुल्क में कोई शख्स नहीं है इन चीजों के ऊपर आवाज उठाने के लिए। कोई यूथ की ऑर्गेनाइजेशन, यूथ उठती है तो वो या अल्लाह करके, या अली करके, बस वो अपने नारे लगा के, अपने अल्लाह अकबर लिख के दोबारा घर जाके सो जाते हैं। यूथ किस लिए उठती है? किसी चीज के लिए नहीं उठती। जब इस मुल्क में पानी खत्म होगा, I would be gone. People of my generation will be 6 feet under the ground. It's not our problem, I think. But I am concerned because I have children of your age. So I am concerned that what will happen to them. But the people who actually have to be concerned about it is not me. It's about it's you. To explore the various aspects of what is actually happening around you. आपने कभी सोचा इस अंदाज से? नहीं सोचा कभी। नहीं, पाकिस्तान बैड गवर्नेंस, डॉक्टर सना, कोई नहीं, बैड गवर्नेंस कोई नहीं है। हम अवाम जो है बेहिस है। हमारे हम हैं पैसिव नेशन। टीवी लगा के मैं बिठा दो, टीवी लगा के बिठा दो, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, मोबाइल फोन दे दो, फोन करो, खाना मंगवा लो, यहां बैठ के खाओ, 4 घंटे 5 घंटे टीवी के सामने बैठे रहेंगे। पैसिव एंटरटेनमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। इंडिया वाज रेडी फॉर दिस। उसने उसको भरा डैम्स को, अपनी फर्टिलिटी, लैंड की, फसलें, फूड इनसिक्योरिटी खत्म की। ऑल दिस क्रेडिट गो टू वन सिंगल पर्सन हु इज हेडिंग द गवर्नमेंट नाउ। क्यों उसने हिंदुत्व के, चलो अपनी जगह मसले हैं, लेकिन इलेक्शन क्यों जीता? वो इसलिए जीता अपनी इन हरकतों की वजह से, अपनी इस प्लानिंग की वजह से। He has made India such a strong economy कि कभी पास्ट में
40-50 ईयर्स में कभी इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हुई नहीं थी उसकी जितनी इस वक्त है। Why? Because they listen to the scientists. And the scientists told कि चलो वो देखें जी बर्फ, वो देखें सामने दार्जिलिंग की, हिमाचल प्रदेश की, ये देखें सारी चोटियां, ये सारी बर्फ सर पिघल के इधर आ रही है हमारी तरफ, सर लेट्स बिल्ड डैम्स, एंड दे डिड। अच्छा, बांग्लादेश डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। ब्रह्मपुत्र हर साल डेवस्टेशन मचाता है, पूरा जो बांग्लादेश है आपके सामने है, कितनी दफा वहां पे सैलाब आते हैं। हमारे साथ तो 23 साल रहे, और 23-24 साल, उस 23-24 में से कम 20 साल हम उनको फ्लड की एड जो थे वो भेजते रहे। 47 से लेके 71 तक हम मुसलसल मशरकी पाकिस्तान को एड देते रहे, इसलिए कि वहां पे सैलाब इतने आते थे, इतनी दुनिया मर जाती थी। उसके बाद भी बांग्लादेश का मसला बना रहा, बट नाउ दे हैव मैनेज्ड द ब्रह्मपुत्र इन सच अ गुड वे। ऐसे जबरदस्त डैम्स हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है देख के। अब कोई सैलाब नहीं आते वहां पे, और अगर सैलाब आते भी हैं तो मैनेजेबल है, वो कैलकुलेटेड है। हाउ कम दीज थिंग्स हैपन? मुझे इन चीजों का इसलिए पता होता है कि मैं चूंकि आईएएस को भी पढ़ाता हूँ, यूपीएससी को भी पढ़ाता हूँ, बांग्लादेश सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, सो मैं करंट होता हूँ इन कंट्रीज के बारे में, और सीएसएस को पढ़ाता हूँ तो मैं पाकिस्तान के बारे में भी करंट हूँ। So I can very easily draw a comparison between the young people of all these three nations. तो हम जो solutions देंगे, अब इंडिया की जो रेमेडीज आती हैं उनमें से कभी कोई लड़का कोई लड़की ये नहीं कहेगी कि जी वाटर क्राइसिस आ रहा है तो डैम बना लो। क्यों? अब मैं बात को वाइंड अप करता हूं, खत्म करता हूं इस सारे को। Okay, so let's wind up. मैं बात कर रहा हूं कि जो करेक्टिव मेजर्स वाले हैं वो लोग जो हैं वो नहीं मुकरमा, वो डैम बनाने थे, उसका आपका क्या जाता है डैम्स बनाने से? वो अपने डैम बना रहे हैं, आपका तो कोई पानी नहीं रोक रहा। वो आपने इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ी है आप लोगों में से किसी ने भी? नहीं, वाटर लेवल कोई डिक्रीज नहीं हुआ। कौन कहता है वाटर लेवल डिक्रीज हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये चीज शामिल है, जब बनी थी, साइन हुई थी, कि पाकिस्तान ओवर द नेक्स्ट 30 years within the 21st century, within the 20th century, Pakistan was supposed over the next 30 years, तबेला और मंगला तो बन गए, but over the next 30 years, Pakistan will develop its water storage capacity and reduce the water flow into the Arabian Sea by about 70%. ये एग्रीमेंट था, हमने भी साइन किया, उन्होंने भी साइन किया, वर्ल्ड बैंक ने साइन किया, सबने साइन किया। और अगले 30 साल के अंदर हमने डैम्स, अपनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी थी, और हमने पानी को, जो हमें इंडिया से पानी आ रहा था, उस पानी को अरेबियन सी में, मेरी बात सुन ले जरा नबील अहमद, अगर आप लिखते रहेंगे अपने पास ही तो फिर मेरी बात तो नहीं सुन रहे ना आप। और आपने अगर डैम बनाने हैं तो अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं, जी डैम की हम बात नहीं करते, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं। जो कुछ भी करना है, अरेबियन सी में जितना पानी उस वक्त जा रहा था 1967-68 में, आपने उस वाटर को रिड्यूस करना है बाय 70%। अब उसके आगे फाइन प्रिंट भी है ना, वो क्लॉजेस भी है ना, कि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो इंडिया के पास ये राइट मौजूद है कि वो वाटर इतना कम कर दे कि अरेबियन सी में सिर्फ उतना ही पानी जाए जितना कि उस ट्रीटी के मुताबिक जाना चाहिए। आप आईसीजे में केस क्यों हारे? आप
2018 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब आप पानी का केस लेके गए सारा कुछ, तो अब क्यों हारे? इसलिए कि इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन इंडिया नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान कर रहा। आपने जितना पानी अरेबियन सी में जा रहा है उसको कैलकुलेट करें ना जरा। तो आपने वाटर ट्रीटी में तो कहा था कि हम इसको कम कर देंगे, और आपने किया कोई नहीं है। फिर इंडिया ने कहा कि ओके नो प्रॉब्लम, हम ऐसा करते हैं, पाकिस्तान को इतना पानी चाहिए होता है, इतना हम देते रहेंगे, चनाचे हम ऊपर इसको कंट्रोल कर लेते हैं, आपसे नहीं कंट्रोल होता हम कर लेते हैं। और उसके दौरान फिर 2014-13 में मेरा हाल है ये सजेशन भी आई कि हम जो वाटर रोक रहे हैं, जो बिजली बना रहे हैं पाकिस्तान, हमसे वो बिजली ले लेगा वाली, और उसकी प्राइस वगैरह जो थी उसके बारे में भी बातें जो थी वो स्टार्ट हो गई उस जमाने में। उन दिनों जरदारी गवर्नमेंट 2013 में चेंज ओवर हो रही थी इनटू नवाज शरीफ एंड ऑल दैट। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, अब इसके ऊपर तो नहीं, हम इसको ग्लॉस ओवर तो नहीं कर सकते। एनीहाउ, मेरा पॉइंट जो है वो बेसिकली वो ये है कि जो पास्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट है वो कहेगा कि जी डैम बनाओ। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मंगला डैम को क्या हुआ है, तरबेला डैम को क्या हुआ है, टेक्निकली मेरे साथ बात करें। क्या आप दोबारा उसी तरह की गलती करना पसंद फरमाएंगे? ये जो तमाम अर्थ फिल्ड डैम्स हैं, जो वाटर जो उसकी पहाड़ों की, मतलब जो कैचमेंट एरिया जो है उनका पहाड़ों के फौरन बाद स्टार्ट हो जाते हैं, प्लेन स्टार्ट होती हो जाता है, इनकी अपनी लाइफ होती है। हर वो मुल्क जहां डैम्स पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, उनकी स्कूलों के सिलेबस के अंदर ये चीजें होती हैं, उनके बच्चे बच्चे को पता है। ब्राजील में देखें, चाइना में देखें, जहां पे डैम्स हैं वहां के बच्चों के सिलेबस, उनको ये पता है ये सारी चीजें कि सिल्ट आती है, डैम में पानी खड़ा होता है, सिल्ट बैठ जाती है, ईयर बाय ईयर लेयर खड़ी हो जाती है, हर ईयर 2 to 3 इंचेस उसकी लेयर जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। 4 साल में 1 फुट, 10 साल में 40 फुट, 20 साल में 80 फुट, किधर गया डैम आपका? तो इन डैम्स की अपनी एक लाइफ होती है, बड़ा बड़ा सिंपल सा, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। Tabela Dam was estimated to be having a life of 50 years, 70 years, 70। तरबेला मंगला डैम की चूंकि कैपेसिटी कम थी, सो उसका जो था वो एरिया 60 इयर्स उसका। अच्छा, अब उन्हीं स्कूल की किताबों में, और ये 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, ब्राजील के सिलेबस के अंदर शामिल है, उन्हीं डैम्स की, उन्हीं जो डैम्स जो हाफ लाइफ रूल है, जब उसकी हाफ लाइफ होती है, यू स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू डैम। आप थोड़े से उसके कैचमेंट एरिया से 30-40 किलोमीटर राइट और लेफ्ट होके या डाउनस्ट्रीम जाके आप एक और डैम बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आप गूगल अर्थ को गौर से देखें तो रिवर्स के हमें बड़े रिवर्स के डैम्स जो है नजर आते हैं। बाकी ऐसे डैम्स जो फिल हो गए थे और खत्म हो गए हुए, और नए डैम्स जो है वो स्टार्ट कर दिए हुए, इसके ऊपर है, दजला के ऊपर है, फ्रात के ऊपर है, और दूसरे बड़े रिवर्स के ऊपर, सारी जगह पे ऊपर मौजूद है। सिंपल रूल है। 1967-68 में जब ये डैम्स हमारे बने, तो उसके बाद 70 हाफ लाइफ कब बनी? 35 इयर्स। 35 इयर्स कब पूरे होते हैं? 2002-2003 में। किसकी गवर्नमेंट थी उस वक्त? आपका टाइम था उस वक्त डैम स्टार्ट कर देने का, उस वक्त डैम बन जाना चाहिए था एक्चुअली 35 इयर्स पे। वी वर नोवेयर। प्लानिंग कमीशन के लोगों से हमने इंटरव्यूज में पूछा कि सर आप उस वक्त चेयरमैन थे, बिकॉज आप क्रिमिनल है ना, ये क्रिमिनल आपका था, नेग्लिजेंस थी जिस वजह से आप लोगों की पाकिस्तान की ये सूरत हाल हुई है इस वक्त। यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। वो कहते हैं कि जी हमारा रिकॉर्ड पे है। हम मिनिस्टर के पास जाते थे, रिटायर्ड जनरल थे एक, 2001-2002 में उनके पास कमेटी गई है, और जो ही हमने डैम की बात की है, लफ्ज बोला है, वो खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देते थे। फिर उन्होंने सेक्रेटरी से कहना, यार कोई और बात है करने की तो करो इनसे, मुझे बस खत्म हो गई मीटिंग। He was not ready even to listen to the federal minister of water, was not even ready to listen about the word of the dam. Okay, मेरा वो भी क्वेश्चन नहीं है, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मैंने आपको फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर ओरिएंटेड, मैंने उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है। माय पॉइंट इज दैट पास्ट ओरिएंटेड शख्स क्या कहेगा? एक और डैम बनाएं जनाब।
क्या एक गलती से आपने नहीं सीखा? आपने डैम्स बनाए पहले, उन डैम्स का क्या असर हुआ? डू यू वांट टू मेक अनदर सच डैम? शुक्र है कि कालाबाग डैम नहीं बना। इट वुड हैव बीन अनदर व्हाइट एलिफेंट, जिसका हमें हमेशा डर, क्योंकि वजह क्या, उसको पे कौन कर रहा है उसके लिए, उन डैम्स के लिए? हम पे कर रहे हैं ना। कौन पे कर रहा है? हम पे कर रहे हैं। और एक गलत डैम बना के आपने फिर एक ऐसे एरिया में जहां पे फिर उसने फिल हो जाना था, और कालाबाग केबीटी जो है उसका 55 ईयर्स है उसकी लाइफ जो, नॉट इवन 70 ईयर्स, 55 ईयर्स। उसकी तो हाफ लाइफ इंजीनियर्स की जो प्लानिंग करनी थी उसके अंदर ही 25 ईयर्स में आ जानी थी उसकी। और उसके लिए पे किसने? आप अभी कर्जे उतरते नहीं डैम के, और डैम जो है वो मशीन खराब हो गई, खत्म हो गई। बांग्ला डैम 6 टनल्स, कभी 6 टनल्स पूरी नहीं चल सकी आज तक हिस्ट्री में। 5 4 मैक्सिमम 4 चलती हैं, 5 चलती हैं, 6 एक दफा चली थी, 3 घंटे के लिए क्रैक हो गए थे बस। ऑलवेज 4 5 3 बस वो चल रहे हैं, फुल कैपेसिटी पे कभी वो डैम चले नहीं। डू यू वांट टू मेक अनदर सच मिस्टेक? ये पास्ट ओरिएंटेड बंदा ये कहेगा। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। हम कैसे जज करते हैं आपका माइंड किस तरह का है? ये बंदा तो पीछे मुड़ के देखता रहता है हर वक्त। जो फ्यूचर ओरिएंटेड शख्स है वो वाटर क्राइसिस के सॉल्यूशंस और देगा। वो वाटर क्राइसिस के सॉल्यूशंस थ्रू साइंटिफिक मेथड्स देगा। वो वाटर अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा। वो सजेशन देगा कि इंडिविजुअल सिटीजन, वो जो हर जो इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो कहीं भी बोर करके तो जमीन में से पानी खींच सकता है, बंद होना चाहिए, इट इज इलीगल। इसलिए कि आप अकेला लाहौर सिटी इतना ज्यादा वाटर सक कर रहा है जमीन में से कि बाकी आसपास के छोटे शहरों के लिए तो पानी नहीं रहा। 1.5 करोड़ की आबादी वहां पे, कितनी मोटरें चलती हैं रोजाना, लाखों की तादाद में। वो अकेला इतना पानी सक कर जाता है ग्राउंड में से कि आसपास की जो सिटीज हैं, शेखुपुरा और ये कसूर और ये कामों की मुरीद की और ये सारे, ये तो इनके लिए तो पानी नहीं बचता जमीन के अंदर। ये बेसिक, मैं साइंटिफिक, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन ये कॉमन सेंस की चीजें हैं। तो फ्यूचर ओरिएंटेड बंदा वाटर प्रेजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर पॉइंट्स देगा, वो प्रिवेंटिव मेजर्स देगा। अब मैं बात को वाइंड अप करता हूं। बात हो रही थी प्रिवेंटिव मेजर्स की और करेक्टिव मेजर्स की। आप अपने जब पॉइंट्स देते हैं, जब आप लाइनें लगानी शुरू करते हैं कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो मुझे ऐसे ना पॉइंट्स दिया करें। मैंने अभी पढ़े हैं आपके पॉइंट्स, जिससे मुझे ये आइडिया आना शुरू हुआ है कि यार इन लोगों को ये समझाएं कि काका फ्यूचर ओरिएंटेड बात करोगे तो पास्ट होगे। पास्ट को रगड़ने के लिए पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। हमें ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए, और हम रखते भी नहीं है, लेते भी नहीं है, जिसने मुड़ के घूम फिर के और जी डैम बना लें। डैम इज नॉट अ सोल्यूशन। आप इरिगेशन की न्यू मेथड्स करें। आपके पास जो वाटर ऑलरेडी, जो वाटर चैनल्स जो हैं उनको साइंटिफिकली करें, उनको मैनेज करें। हरियाणा में बात हो रही थी वाटर लेवल डाउन होने की। 14 कैनाल्स गुजरती हैं उसके अंदर से। यार मेरे दोस्त है वहां पे यूनिवर्सिटी में, हम लोग मस्कत में इकट्ठे थे, तो मैं व्हाट्सएप पे बात में कि यार 14 कैनाल्स गुजरती हैं तुम्हारे पास, तुम कहते हो कि तुम्हारे इलाके में पानी जो है वो डाउन हो गया, मोटर जो है वो पानी नहीं खींचती है, वो है क्या सर? इसके साथ क्या ताल्लुक? वो पीएचडी है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, और जाहिर है क्रिटिकली उसके साथ बात की जा सकती है। कहते सर नहरों के गुजरने से हमारे पानी का क्या ताल्लुक? मैं कहता हूँ दिलीप तुम अच्छे खासे समझदार बंदे हो, क्यों नहीं ताल्लुक? नहरें जहां से गुजरेंगी वहां पे पानी। कहते सर सारी पक्की नहरें हैं। आप किसकी बातें कर रहे हैं आप? आई कुड नॉट इमेजिन कि उन्होंने सारी अपनी नहरें पक्की कर ली हुई हैं। सारी नहरें, वो इतनी बड़ी बड़ी नहर है, वो पक्की है सारी की सारी, उसका कोई पानी नीचे नहीं जाता। आपकी देखिए कितनी क्या हाल है, नहरों का क्या हाल। सो फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन ये कहेगा कि ये जो मेरे पास एक गिलास पानी है, अब मैं देखूं कि मैंने इसको कैसे बचाना है। पास्ट ओरिएंटेड बंदा कहेगा जी एक और ग्लास रखो, इसके अंदर और पानी भरो। अब बात समझ आ रही है आपको सारी?
पूरी मैं किस चीज के ऊपर जो है उस वक्त से बात कर रहा हूं। अब जब आप थिंकिंग करते हैं ना, जब आप मुझे पॉइंट्स देते हैं, तो जरा एक दफा उस पॉइंट को गौर से देख लिया करें। एम आई गिविंग अ करेक्टिव मेजर और एम आई गिविंग अ प्रिवेंटिव मेजर? वी आर लुकिंग फॉर पीपल। मेरी स्पेशलिटी यही है, मुझे एफपीएससी इसीलिए बुलाता है कि सर ये ऐसे पास हुई हैं, डॉक्टर साहब लेट्स सिट डाउन, अब देखते हैं कि इनमें से कौन से लोग हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं। वी गो इनटू दीज थिंग्स। मेरा ये काम नहीं है कि मैं बैठ के गलतियां चेक करूंगा कि इसने एस लगाया कि डी लगाया कि एम लगाया कि पी लगाया। नो, नॉट लाइक दैट। दिस इज व्हाट यू आर डीलिंग विद। दिस इज एफपीएससी। इट्स अ फ्यूचर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें ऐसे लोग देखने होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का मुस्तकबिल चलाना है, माजी नहीं चलाना। इसलिए आपको अपने आपका जो भी कंटेंट है, जो भी आपके पास मटेरियल है, काइंडली, जब मैंने आपको पढ़ा दिया पहले लेक्चर में क्वालिटेटिव एनालिसिस, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, तो फिर उसका क्या मतलब था? उसका ये मतलब था एक्चुअली। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये मैं जहां बैठा हुआ इस्लामाबाद में इस वक्त, मेरे बिल्कुल सामने से ये साथ बिल्कुल हमारे फ्लैट के जो एक नाला गुजरता है, और ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं उस नाला लेक की या सोआन रिवर की, जो हर साल सैलाब आता है यहाँ पे। ये हर साल आधी पिंडी डूबती है, हर साल नाला लेक तबाही मचाता है। क्या यार, सारी जिंदगी हम सुनते रहे हैं, हम इतने बेवकूफ हैं? कहां जाते हैं हमारे सिटी के बजट्स, कहां जाते हैं? हम क्यों नहीं इसको, ये क्यों नहीं सॉल्व कर सके? मलेशिया, कोलालमपुर, मैं एक दफा देख रहा था तो स्मार्ट टनल का कॉन्सेप्ट आया उसके अंदर। आई वॉज देयर इन दोस डेज, मैप के अंदर। तो मैं स्मार्ट टनल में, यार बड़ी जबरदस्त। स्मार्ट टनल का आइडिया ये है कि जहां पे सैलाब, जहां से पानी इकट्ठा होता है, तो टनल इस तरह होगी, इतनी बड़ी है टनल है कि उसके ऊपर ट्रैफिक गुजरती है, 3 मंजिला, 3 स्टोरी। उसके ऊपर ट्रैफिक है जाने वाली, उसके दरमियान में ट्रैफिक है आने वाली, और उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वहां से पानी गुजरता है। तो ये टनल है 34 किलोमीटर की, जो चलेगी और समंदर तक पहुंचेगी। I was surprised to see this plan, wonderful plan. और जब सैलाब आता है, क्योंकि there are 5 rivers जो क्लांग वैली में से गुजरते हैं, जहां ये कोलालमपुर सिटी है, तो ये अक्सर फ्लडिंग यहाँ पे आई, फ्लड आया होता था। तो अब उन्होंने सॉल्व किया उसको। अच्छा, अब ये स्मार्ट टनल वाला आइडिया ये था कि वो सारा पानी और आगे चल के वो 34 किलोमीटर आगे वो समंदर के करीब उसको वो फेंक देगा क्लांग के। तो मैं अगले दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक हमारे सीनियर हैं अब्दुल रहमान, उनसे मैंने जिक्र किया कि मैं क्या, इट्स अ वंडरफुल प्लान दिस स्मार्ट टनल, व्हाट डू यू थिंक? व्हिच टनल? मैं कि यार, यू बिलोंग टू कोलालमपुर एंड यू डोंट नो अबाउट दैट? आई डोंट नो अबाउट दैट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, बाय दैट थिंग? तो वो फिर हमने मैप खोला और उसके अंदर मैं कभी यहां 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 प्रपोज, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। What do you mean by that? It already exists. We made it about 10 years ago. Now Kuala Lumpur never has flood. वो जो पिक्चर्स सिटी हॉल में लगी हुई हैं कि कोलालमपुर आधा आधा पानी में डूबा हुआ है, दैट इज द पास्ट। आई वाज सरप्राइज्ड। और फिर मैंने मैप देखा तो समझ आया, मैं ये है कहाँ भी उसकी ओपनिंग? कहते वो तो हम तो वहां पे यूज करते करते उसको, टनल को भी हमें इतना अरसा हो गया। वो जब सैलाब आता है तो उन दिनों बंद कर देते हैं, रोड जो है वो ऊपर यूज होता है और पानी तीनों फ्लोर्स पे से गुजरता है। स्मार्ट टनल, एंड दे हैव बीन यूजिंग इट फॉर मोर देन लास्ट 15 इयर्स। क्या नेशंस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती? क्या नेशंस अपनी जो है वो हर साल डूबते रहते हैं? Why are we talking about the same problems every year? Why can't we solve them?
तो ठीक है, आप मुझे कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि जनाब ये जो है सादिया सयाल, हम फ्यूचर इसलिए वी आर फेसिंग दीज इश्यूज कि आप ब्यूरोक्रेट पैदा कर रहे हैं ना फ्यूचर ओरिएंटेड, ऊपर पॉलिटिशियन जिसने आपको फंड्स देने हैं और जिसने आपकी जो लेजिस्लेशन करनी है वो तो सारा बैकवर्ड थिंकिंग है ना। सिंपल, इसमें कौन सी बात है। ब्यूरोक्रेट कब कोई अपनी मर्जी से प्लानिंग बनाता है, पॉलिसी बनाता है। यू आर नॉट गोइंग टू बी द प्लानर्स ऑफ द कंट्री। दैट स्टेज कम्स एट ग्रेड 2021 22। सो लेकिन अपनी कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जब आप छोटी मोटी जो आप किसी सिटी को मैनेज कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, सिटी को मैनेज कर रहे हैं, तो आप सिटी के मैनेजमेंट के अंदर आप अपने फंड्स जो हैं उनको आप किस ओरिएंटेशन के साथ यूज करेंगे, करेक्टिव मेजर और प्रिवेंटिव मेजर। आप अप्रैल मई में वो जो नाले हैं जिसके अंदर से बरसाती पानी गुजरता है, मई में उसकी सफाई स्टार्ट कर देते हैं। पता है ना, सावन भादो को पहली दफा तो नहीं आया, इस रीजन में हजारों सालों से आ रहा है, पता है ना। तो फिर आपको पता है पानी भी आना है, तो फिर करें ना उसकी सफाई मई में करें ना सारी, ताकि जून जुलाई में जब पानी आए तो वो सफाई से गुजर जाए। नहीं, हम जब पानी आएगा, जब सारा बंद हो जाएगा, जब सैलाब आ जाएगा, फिर हम क्रेन लेके आएंगे और फिर वो जहां जहां से ब्लॉक हुआ है वहां से उठाएंगे। दिस इज करेक्टिव मेजर। प्रिवेंटिव मेजर इज टू डू इट इन मे। Same goes for everything. Economic crisis in Pakistan, water crisis, governance crisis, all these things. Democracy, strengthening the roots of democracy in Pakistan. I was surprised to see, मुझे उन सारी एसेज में जो इस टॉपिक के ऊपर लिखी गई थी, मुझे एक भी ढंग का पॉइंट नजर ना आया। स्ट्रेंथनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। हर जगह डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन को ये कर दें, डेमोक्रेसी को वो कर दें। यार कब आप छोड़ेंगे वेबसाइट से कॉपी नकल मारनी, कब छोड़ेंगे? क्यों नहीं आप अपने दिमाग से क्यों नहीं सोचते? यकीन करो क्लास, जिस दिन नहीं, जिस वक्त, और आप कर भी सकते हैं, सिर्फ एक चीज का मसला है आपका, कॉन्फिडेंस का। मैं कहीं गलत ना कर जाऊं। लेट मी टेल यू, जहां से आप देख रहे हैं ना वो गलत पड़ा हुआ है। जो आप सोचेंगे वो सही होगा। समझ आती है इस बात की? आपको बड़ी अजीब बात लगेगी ये वाली। जो वहां पड़ा हुआ है वो सारा पास्ट ओरिएंटेड लोगों का। जो आप सोचेंगे, जो अपने दिमाग से सोचोगे ना, इस सारी गुफ्तगू के बाद, जो अपने दिमाग से सोचोगे वो फॉरवर्ड ओरिएंटेड होगा, फ्यूचर ओरिएंटेड होगा, प्रिवेंटिव मेजर वाला होगा जो तुम सोचोगे। और अगर नहीं सोचना, यार सादिया सयाल, एक तो मैं तुम्हारा ये ठीक कर दूं, एग्जामिनर्स थॉट क्या होती है अभी? तुम आप पहले नहीं मेरी क्लास में कभी बैठी सादिया, मैं 1000 दफा कह चुका हूं कि एग्जामिनर की कोई थॉट्स नहीं होती। पता नहीं किसके दिमाग में आपने ये चीज डाल दी हुई है, किसने आपके दिमाग में चीज डाली। एग्जामिनर की क्या थॉट्स हो सकती है? मैं एग्जामिनर हूं ना, मेरी क्या थॉट होगी? अब सीधी बात करें जो करने वाली है, एग्जामिनर की थॉट्स कहां से आ गई? बार बार आप एक ही क्वेश्चन मुझे रिपीट करती जा रही। अगर एग्जामिनर एग्री ना किया, भैया आप बात सीधी करें, क्यों नहीं एग्री करेगा? आप अगर बात ही आपने उल्टी करनी है कि नहीं जनाब, वी शुड run a collective national drive to collect the money for the dam. If the people pay from 1 week salary from their own salaries, money can be collected for the dam. ओ खुदा के वास्ते डैम को छोड़ दो, बेवकूफों वाला आइडिया है, पुराना आइडिया है। आपके डैम्स दुनिया की सबसे बड़ी जो फॉल्ट लाइंस हैं उनके ऊपर लाई करते हैं। इनकी औकात क्या है? वो तो 7.6 था तो वो बर्दाश्त कर गया, और 7.6 पे हुआ क्या? 2006 का जो जलजला था 7.6 रिक्टर स्केल के ऊपर। डू यू नो द डिटेल्स? मंगला डैम का झील का पानी जो था वो बाहर आ गया था सारा, वो बाहर, सारा नहीं, वो बाहर आ गया था, और उसने साथ वाले 3-4 गांव के अंदर सैलाब मचा दिया था। इतनी ज्यादा जमीन हिली थी।
फ्यूचर में आपको उतना बड़ा जलजला आता है तो ये स्टैंड करेगा आपका मंगला डैम या तरबेला डैम? आप एक और डैम बना रहे हैं, एक और डैम बना रहे हैं। फॉरगेट, स्टॉप द डैम्स। इट्स दैट इज व्हाई देखो, फ्यूचर ओरिएंटेशन थी जिसके तहत आपने, देखो जो अक्लमंदी है ना, वो ये थी कि मराला के ऊपर, चनाब पे आप वाटर स्टोरेज करें और वहां पे बिजली बनानी शुरू करें। आपने नंदीपुर में एक ऐसी कनाल है हमारे पास जो 12 महीने चलती है, और आपने नंदीपुर में उसके ऊपर जो थी मशीनें लगा के आपने बिजली बनानी शुरू की। सारी दुनिया करती है, तो आप ये काम करें ना। आप चश्मा बराज के ऊपर जो है वो मशीनें लगा के आप वहां से बिजली बनाए ना, जहां पे पानी हमेशा चलता रहता है। नहीं, पहाड़ों में जाके डैम बनाने जहां पे जलजले आते हैं। तो ये तुम लोगों के सोचने वाली चीजें हैं, क्योंकि यही पॉइंट्स आप लोग देते हैं जो अल्टीमेटली चल के तो वहां पे चल के तो खराबी होती है सारी। मैं बार बार तुम लोगों को कहता हूं कि ये ना सोचो कि पिछले 10,000 लोग जो फेल हुए थे 2019 में वो सारे बेवकूफ थे। डोंट थिंक लाइक दिस। दे वर as educated as you are. क्या उनको इंग्लिश नहीं आती? क्या सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती? नहीं, ये रीजन है हमारी। मैंने आपको पहले दिन बताया था, बीइंग एन एग्जामिनर आई हैव सीन पीपल फेलिंग एंड आई हैव एनालाइज्ड व्हाई दे फेल। दे फेल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके क्या निकालते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो पॉइंट्स निकालते हैं कि जो हमारे पास पुरानी जो चीजें हैं सारा कुछ। कोरोना वायरस का की ऐसे आ गई है, we should build more dams, we should build more hospitals, we should provide more facilities to the hospitals. कहां भाई? अगर आप कोरोना वायरस के बारे में ये पॉइंट लिखते हैं कि जनाब we should build more hospitals, ये प्रिवेंटिव मेजर है कि करेक्टिव मेजर है? अदर मैं नहीं सोल्यूशन दूंगा यार तुम्हें, डैम के बगैर पानी का क्या सोल्यूशन है, मैं नहीं दूंगा। मेरा ये काम नहीं कि बैठ के आपको सोल्यूशन भी दूं मैं आपको। दिमाग अपना इस्तेमाल करो ना। ये करेक्टिव मेजर है, हॉस्पिटल बनाए, पहले लोगों को होने देना बीमार। हॉस्पिटल में कौन आएगा? आप पहले बीमार होने दें लोगों को। आपका जो सोल्यूशन बनता है वो प्रिवेंटिव मेजर्स है, हाउ टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस, दैट इज योर ओरिएंटेशन। अदनान मेहमान निकलो यार डैम में से थोड़ी देर के लिए ना। फर्ज किया मैं तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा देता हूं। हम लोग ये करते हैं साइकोलॉजिकल, जब ये करते हैं ना सीएसएस का, तो उसके अंदर पाबंदी लगा देते हैं जी आपने इस आइडिया का जिक्र नहीं करना। बिजली पाकिस्तान के अंदर बिजली पैदा करनी है तो आप, अच्छा चलें, अब हमने हाइडल पावर का जिक्र नहीं करना है। हाइडल पावर तो हमारी तो बिजली बनती वहां से, नहीं हमने जिक्र करना, बस बंद है। बस सोचिए, फिर लोग निकलते हैं, फिर वो विंड पावर आती है, फिर सोलर पावर आती है, फिर वो जो वेव्स एनर्जी जो है वो आती है, बेशुमार तरीके। इसलिए ये आप मुझे पूछ रहे हैं कि जी, मुझे पूछ रहे हैं कि सर अगर डैम नहीं बनेगा तो कैसे मसला हल होगा? अगर मैंने आपको बताना है तो मेरी तो ऑलरेडी ओरिएंटेशन जो है फ्यूचर की वो ठीक है, तो फिर आपने क्या सीखा? तो डोंट आस्क मी द सॉल्यूशंस बेटा, सॉल्यूशंस ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ। मुझे आप पूछेंगे मैं दे दूंगा आपको, 25 पॉइंट्स दे दूंगा। क्या करोगे? नोट कर लोगे? क्या करोगे उसका? लेकिन उस 25 पॉइंट तक ही रहोगे ना। बट इफ यू स्टार्ट थिंकिंग योरसेल्फ, इफ यू स्टार्ट, मुझसे ये सीख जाओ कि फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग क्या होती है, कैसे होती है, तो ये तुम्हारा लाइफ लॉन्ग एसेट है। देयर आर लॉट ऑफ वेज। सिर्फ ये कि तुम सोचना तो शुरू करो ना। अभी तक आप लोगों का जो 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 ओरिएंटेशन है वो ये है कि हम पढ़ के ले लेंगे, हम अखबारों में जाके सर्च करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग वो होती है, अब अक्सर लोग, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करवाता हूँ लोगों से, आउटलाइन लिखो, तो अगले दिन जब आउटलाइन मिलती है, 2 दिनों बाद आउटलाइन मिलती है, तो साफ पता चलता है ये सारा गूगल किया है, गूगल किया है, गूगल किया है। अभी भी मैं करूंगा, आप गूगल करके मुझे पॉइंट्स देने शुरू कर देंगे।
छोड़ दो ना फोन, जरा मेरे साथ बात करो जिस तरह मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, विदाउट यूजिंग एनीथिंग। और इसी तरह बैठे बैठे 30 40 50 60 पॉइंट्स निकाल लेंगे। इस तरह बात करो। वाई? एग्जामिनेशन में ये सिचुएशन है। एग्जाम में तुम्हारे पास गूगल नहीं है, एग्जाम में तुम्हारे पास डिक्शनरी नहीं है। देयर यू हैव ओनली वन थिंग, द ब्रेन एंड द पेन एंड द बस, बस नथिंग एल्स। ये ट्रेनिंग। यस रूबा, यू आर राइट। फ्यूचर थिंकिंग, फ्यूचर ओरिएंटेड। देखो ना, फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए लाजमी है कि जो है वो देखो ना, आई हैव 2 पेन्स हियर, और फर्ज किया, मुझे बताया गया है कि ये दोनों बेकार हैं। सपोज आई एम टोल्ड दैट बोथ ऑफ देम डोंट हैव एन इंक। ओके, और मेरे सामने एक पेन पड़ा हुआ है जिसके अंदर इंक मौजूद है। नाउ आई वांट टू यूज इट, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मेरे पास 2 पेन हैं, दोनों बेकार हैं। वो पेन पड़ा हुआ है, रिफिल इंक नहीं, खयाम अली। मुझे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना हाथ फ्री करना पड़ेगा उसको उठाने के लिए। अगर आपने फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग करनी है तो पहले पास्ट ओरिएंटेड थिंकिंग को एनालाइज करो और उससे जान छुड़ाओ। हर सीएसएस के अंदर ना मुख्तलिफ लेवल्स पे आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछी जाती है, आपसे पूछा जाता है रेमेडीज। सो मच सो कि लोग जो इंटरव्यू देते हैं, वो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, अच्छा आपके ख्याल में इसका प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। बाद में आजकल एक सेशन करते हैं जो 13-14 लोगों का बैच होता है, उसके साथ पैनल मेंबर्स अलावा इंटरव्यू के बैठते हैं, वैसी बातें करते हैं उनके साथ बाद में, एक जरा बेतकल्लुफी के माहौल में। उनसे कहते हैं आपको बात करना चाहें एफपीएससी के बारे में, कोई बात पूछना है, ये है वो है, करें जरा। तो उसके अंदर भी मेंबर्स हर वक्त एक ही बात कहते हैं, अच्छा चलें ठीक है, प्रॉब्लम तो आपने बता दी, अच्छा सोल्यूशन क्या है इसका? हर स्टेज पे आपसे सोल्यूशन पूछा जाएगा, हर स्टेज पे। क्या हो रहा है? ये ओरिएंटेशन चेक हो रही है। जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या ये जाएगा अपने सीनियर के पास कि सर पास्ट में क्या आप कैसे इसको सॉल्व किया था इस प्रॉब्लम को? हमारे एक दोस्त हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट में सेक्रेटरी लेवल काम करते हैं इस वक्त, 2-3 डिपार्टमेंट्स में चेंज हुए हैं। तो उनको पता था कि मेरी एनवायरनमेंट के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो स्टडी है। तो एक दफा आज से साल डेढ़ पहले बात होते हुए, तो इसको जो है वो, क्या मुझे पास्ट केसेस स्टडी करने चाहिए कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया गया? मैं क्या मोहतरम, अगर आपने पास्ट केसेस ही सॉल्व करने थे तो आपको सेक्रेटरी क्यों बनाया गया था? वो किसी सुपरिटेंडेंट को उठा के बैठा देते, सुपरिटेंडेंट पुरानी फाइलें निकालता, उसमें से सोल्यूशन निकाल के उसकी समरी बना के तो मिनिस्टर को दे देता, बात खत्म। आप किस लिए बनाए गए थे? फिर उसको समझ आई कि my job is to present a new plan, not to show that previous plans were good and all that, या उनके अंदर क्या फॉल्ट थी, या उनके अंदर हम ये जो, इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि मैं आपके साथ अक्सर पास्ट पेपर्स के बारे में बात करते हुए थोड़ी सी मेरे अंदर एक डिसलाइक सी होती है। आई डोंट लाइक टू डिस्कस पास्ट पेपर्स। समटाइम्स मैं बकायदा कह भी देता हूँ यार पास्ट पेपर्स को खुदा का वास्ते छोड़ दो, लीव देम। क्यों भाई? वो हो चुके हैं, वो चले हुए कारतूस हैं। सीएसएस के एसेस जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, वो टाइम ओरिएंटेड होते हैं। वो पास पेपर में क्या, कल मुझे एक बंदा उठा के ले आया मेरे पास एक आउटलाइन,
the place of Urdu in Pakistan and the Supreme Court's decision to implement it as national language in Pakistan. सर इसके ऊपर मैंने आउटलाइन बनाई. मैं कहा खुदाया यार ये 2016 में मसला था, नहीं सर दोबारा आ सकता है. कैसे दोबारा आ सकता है? तुम सीएसएस के स्टूडेंट हो कि तुम क्लर्क हो किसी कचहरी के अंदर जिसके अंदर लॉ एक ही उसको रगड़ते हो. सो ये है मसला. अगर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है तो फिर आपके पास फ्यूचर की वो होने चाहिए, आइडियाज होने चाहिए, इस तरह से नहीं. ये जो आपको स्पेशली प्रॉब्लम पेश आएगी, मैं आपको ये बता दूं, ये कोई इतना आपको सिंपल नहीं है ये प्रोसेस. आपको स्पेशली प्रॉब्लम पेश आएगी ये करने में. उसकी रीजन ये है कि हम एज अ नेशन पीछे मुड़ के देखना हमारी आदत है. फैमिलीज में, सोशली, इंडिविजुअली, politically, economically, nationally, religiously. We used to be great. 1960s, Pakistan was a superpower. It was looked up to. Muslim world इसकी तरफ देखती थी. ये एग्जाम्पल था. 70s, 1974, second OIC meeting in Lahore, Organization of Islamic Countries. Pakistan was a superpower among और जिस वक्त ये सारा स्टार्ट किया गया है एटम बॉम्ब का सिलसिला और सारा कुछ जो था, तो we like to look back at that. We used to be a big country. We used to have East Pakistan also. ये हमारा नेशनल कैरेक्टर है. रिलीजन भी सपोर्ट करता है इस चीज को, पीछे मुड़ के देखना. लेकिन वो मैं एक छोटा सा एक लाइन एक दफा कहीं सुनी, देखा, एक अच्छा पोस्टर था मोटिवेशन का. डोंट लुक बैक, दैट्स नॉट वेयर यू आर गोइंग. बस डोंट लुक बैक, पीछे मुड़ के देख. दैट्स नॉट वेयर यू आर गोइंग. अब कहां जा रहे हैं? अब सामने जा रहे हैं ना, तो फिर सामने देखो ना. दैट्स वेयर इट इज. बस बंद करूंगा, ब्रेक करते हैं. कुछ समझ आई? कुछ क्या हम किस चीज पे पहुंचने हैं? आप मुझे दोबारा याद कराएंगे ना ब्रेक टाइम, तो मैं ब्रेक नहीं दूंगा. लास्ट टाइम भी बात हुई थी और बड़ी तफसील से आपको समझाया भी गया था कि इंटरप्ट नहीं करते. तुम्हें ब्रेक चाहिए तुम चले जाओ, नमाज पढ़नी है चले जाओ, किसने मना किया? $7:30 to 7:50. I'll see you back at 7:50. Thank you.